नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ यानी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें क्या चीज़ें दिखाई देती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स दिखाई दे रही हैं, जैसा कि कल हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, जिसमें ट्राइसेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लिसरीन, एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, 1 2 3 जो दिया हुआ कार्बन 3 कार्बन वाली है। फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट CH2OH, C डबल बॉन्ड O CH2OH, ये भी 3 कार्बन वाली है। इसी प्रकार से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ P जुड़ गया है और ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, और ये ग्लिसरीन डाईहाल्डिहाइड, ये इसके अंदर गैप जिसको बोल देते हैं। इसी प्रकार से टेट्रासेस है, इनके अंदर सबके अंदर क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं रंगहीन और क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और कार्बनिक ब्लैक जैसे ईथर है उसमें एविले होते हैं, अल्कोहल में स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो एल्डोज और कीटो शुगर, जो कि यहाँ पर हम दोनों ही साथ साथ शो कर रहे हैं। यहाँ एल्डोज कौन सी है, कीटोज कौन सी है, कीटो ग्रुप जिसमें पाया जाता है, एल्डोज जिसमें CHO ग्रुप पाया जाता है। तो इसके अंदर हमने ट्रायस, टेट्रस और पेंटस, इनके सब के हम यहाँ देख रहे हैं। टेट्रस में क्या होता है, एरिथ्रोज है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, और फिर पेंटोज, पेंटोसेज में राइबोज है, राइबोज की स्ट्रक्चर यहाँ पर CCC और इनके ऊपर CH2OH एक तरफ है, एल्डिहाइड ग्रुप, और 3 OH ग्रुप एक तरफ है और 3 H एक तरफ है। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर इसके सेकेंड कार्बन से O गायब है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। राइबोज 5 फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है तो राइबोज 4 फॉस्फेट हो गया है। ये अरेबिनोज है, अरेबिनोज का इस तरह से इसके ये इसी का ही आइसोमर होता है। इसमें यहाँ पर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। इसी तरह से जाइलोज है, जाइलोज के अंदर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर OH ग्रुप, यहाँ OH है, यहाँ फिर H ग्रुप, यहाँ OH, इस तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, जाइलोज जिसको हम बोलते हैं। हेक्सोज शुगर में जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ग्लूकोज के जो फॉर्मूले में हम क्या देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से एल्डोज और कीटोज की जब बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड्स में या तो CHO ग्रुप होगा या कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप होगा, यानी कीटोन समूह होगा, और इन्हीं के अनुसार हम शुगर्स को एल्डो और कीटो बोलते हैं। और जनरली जो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज शर्करा का, एल्डो शुगर, जिसका C6H12O6 होता है। इसी प्रकार से फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, और लेकिन ग्लूकोज तो एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज कीटो शुगर है। दूसरा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अतिरिक्त यहाँ पर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये देख रहे हैं, इसमें सभी मोनोसेकेराइड्स में एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होता है, यानी एक या एक से ज़्यादा, इसको छोड़कर एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होता है। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन परमाणु से, इस कार्बन परमाणु से चारों तरफ 4 भिन्न भिन्न प्रकार के, 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं, 4 भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों, जब किसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ 4 भिन्न प्रकार के क्या ग्रुप सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हों तो ऐसा कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन में एक एसिमेट्रिक होता है, यहाँ पर देखो एक एसिमेट्रिक होगा, इसमें 3 प्रकार के ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, 4 भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जबकि टेट्रोस और पेंटोस और हेक्सोस, टेट्रोस है यहाँ पर और पेंटोस ये
और हेक्सोस। इनमें टेट्रोज में तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, और जैसे ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, फिर ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, और इसी प्रकार से पेंटोज के अंदर जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के अंदर कितने होंगे? ग्लूकोज के अंदर होते हैं 4 एसिमेट्रिक कार्बन। तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन में कौन कौन से कार्बन हो जाएंगे? ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। तो 4 कार्बन हैं, ये क्या हो जाएंगे? एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएंगे, एसिमित कार्बन हो जाएंगे। इसमें 3 है, जैसे 1, 2 और 3, ये हो जाएंगे। इसके अंदर भी 3 हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोस की एल्डो शुगर्स में 2, 3 और 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, और कीटो हेक्सोस शर्करा फ्रक्टोज में 3 एसिमित कार्बन होते हैं। इसमें भी 3 ही, यहाँ 3 एसिमित कार्बन होंगे। 3 कौन कौन से हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे। तो फ्रक्टोज में 3 होते हैं, जबकि ग्लूकोज में 4 होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की एसाइक्लिक फॉर्म जो है, ये साइक्लिक नहीं है अभी, एसाइक्लिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसमें कार्बन परमाणु की गणना ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। जैसे 1, 2, 3 इस तरह से हमने गणना करनी है, और सर्वाधिक कम संख्या वाला कार्बन सबसे ऊपर होगा। ये देखो, सबसे ऊपर हुआ। क्योंकि विभिन्न मोनोसैकेराइड में एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु सामान्य 2 से अधिक होते हैं, इसलिए इनका डी अथवा अल जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बोनाइल कार्बन परमाणु या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से सर्वाधिक दूरी पर कार्बन परमाणु से संलग्न हाइड्रोक्सी ग्रुप की स्थिति के आधार पर निश्चित किया जाता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर उसको सुनिश्चित किया जाता है। ये डी है या एल है। यदि कार्बन से संलग्न OH ग्रुप कार्बोनिल समूह के दाईं ओर हो, कार्बोनिल दाईं ओर अगर हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं डी। दाईं ओर होने की स्थिति में हम उसको बोलते हैं डी विन्यासित, डी कॉन्फिगरेटेड, तो इसको डी बोल देंगे। और अगर वो बाईं तरफ है OH ग्रुप, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोल देते हैं उसको? एल फॉर्म। जैसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ये हम उसको उसी हिसाब से OH ग्रुप की पोजीशन के आधार पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अब ये इसके अंदर है हेप्टोज शुगर है, जैसे सैडोहेप्टुलोज जिसको बोलते हैं। सैडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट ग्रुप आ जाता, तो 7 फॉस्फेट आ गए। तो ये इसमें किस फॉर्म में? या तो इसके अंदर OH की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड में है, तब तो उसको हम एल बोलते हैं, ये एल। और अगर ये राइट साइड में हो जाता तो उसको हम बोलते डी, जैसे डी ग्लूकोज कहते हैं। तो डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, तो उसका निर्धारण हम किससे करते हैं? कार्बन 2 पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, राइट साइड में है, देन कहलाएगा डी ग्लूकोज। और अगर कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर लेफ्ट साइड में होगा, देन वो कहलाएगा एल ग्लूकोज। इसी प्रकार से हम दूसरा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आइसोमेरिज्म पाया जाता है, और दूसरी इसमें रिंग स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर की। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें 5 या अधिक कार्बन युक्त शुगर सॉल्यूशन अवस्था में अगर हों, तो कार्बन की सीधी चेन नहीं रह पाती, बल्कि क्या सॉल्यूशन फॉर्म में जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये रिंग फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। रिंग होगी ना, ये रिंग हो जाती है। यदि रिंग संरचना में शुगर के एसिटल्डिहाइड CHO अथवा कीटो समूह मुक्त नहीं होते, जब मुक्त नहीं रह पाएंगे तो ऐसी स्थिति में बल्कि चौथे और पांचवें कार्बन पर स्थित OH, चौथे और पांचवें कार्बन पर स्थित OH समूह के साथ हेमी एस्टरल बॉन्ड बना लेते हैं।
हेमिएस्टल बॉन्ड बनने के कारण से यहाँ बॉन्ड बना, तभी तो एक दूसरे के चौथे और कौन से चौथे और पांचवें कार्बन से पर OH के साथ हेमिएस्टल बॉन्ड बना लेते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप द्वारा इस बंध के निर्माण के फलस्वरूप अगर एल्डिहाइड के साथ ये बनता है तो पायरेन रिंग का फॉर्मेशन होता है, और अगर कीटो समूह से बनता है तो फ्यूरोन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो पायरनोस और फ्यूरोनोस, ये देखो दोनों इसके अंदर आप देख सकते हो। अगर ये बॉन्डिंग जो है वो एल्डिहाइड के साथ होती है, एसिटल्डिहाइड के साथ होती है, देन कहलाती है वो फॉर्म कौन सी, पायरेन, और जिसको पायरेनोस बोल देते हैं। और अगर ये कीटो ग्रुप के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूरेन या फ्यूरेनोस रिंग। अतः ग्लूकोज में पायरोन, ग्लूकोज में तो ये मिलेगी, और ये जैसे एक्सो शुगर की हम बात करें पायरोन, और फ्रक्टोज में मिलेगी फ्यूरेन। पायरेन रिंग में 6 सदस्य, या 6 सदस्य आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 5 सदस्य दिखाई देते हैं आपको। और शुगर में सीधी श्रृंखला स्वरूप को हम अभी बात की थी हमने कि हम उसको फिशर प्रोजेक्शन सूत्र से, और जो रिंग फॉर्मूला है उसको हावर्थ, वो तो फिशर प्रोजेक्शन से, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला से निरूपित करते हैं। और इसमें पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है। पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज, ये देखो ऑक्सीजन का ब्रिज बन जाता है। और इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 पर OH समूह बन जाता है, OH समूह बन जाता है, और C1 भी एसिमेट्रिक कार्बन केंद्र बन जाता है, जबकि पहले वाले में C1 नहीं था। और ग्लूकोज में 4 के स्थान पर 5 एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएंगे। अब कार्बन 5 4 थे तो 5 हो जाएंगे, और नया OH समूह C1 पर अल्फा या बीटा पोजीशन में हो सकते हैं। अतः रिंग ग्लूकोज में अल्फा ग्लूकोज व बीटा ग्लूकोज स्वरूपों में 2 रूप इसके हो सकते हैं। रिंग फॉर्म में 2 रूप में ये पाए जाते हैं। ये हैं ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स। ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनमें जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन सकता है, ग्लूकोज एमीन, ग्लूकोज से ग्लूकोज एमीन का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोज एमीन का फॉर्मेशन जो है किसके कारण से होता है, रिएक्शंस की वजह से होता है ग्लूकोज एमीन का फॉर्मेशन, तो इसका डेरिवेटिव है। अब उसके अलावा इसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन बनता है, और फिर उसके बाद से बनता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि जनरली बैक्टीरियाज के अंदर पाया जाता है। इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है। जब रिएक्शन से करता है तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो जाता है, और रिएक्शंस के कारण से। तो ये क्या है, ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं, ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं। अब इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा विभिन्न मोनोसेकेराइड्स या उसी मोनोसेकेराइड से जुड़कर ओलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स बना लेते हैं। जब किसी शुगर में कार्बन से जो अटैच हाइड्रोक्सिल समूह पहली शुगर के हेमीएस्टल या हेमीकीटल OH समूह अथवा अवलय के प्रत्येक कार्बन परमाणु से संलग्न OH समूह के साथ क्रिया करके बंध बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बॉन्ड दूसरी श्रृंखला के वलय के किस कार्बन से जुड़ते हैं, कौन से कार्बन से, दूसरी रिंग फॉर्म वाली कार्बन जो शुगर होगी उसके किसके साथ बनते हैं, उस आधार पर इन्हें हम 1,4, 1,6 या 1,2 प्रकार के हो सकते हैं। एक ही मोनोसेकेराइड विभिन्न बॉन्ड से जुड़कर विभिन्न प्रकार के ओलिगोसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो शुगर में प्रथम कार्बन जो होता है C1 परमाणु पर अगर स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा बॉन्ड और बीटा बॉन्ड। अल्फा बॉन्ड अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब होता है, जैसे जनरली अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे
ये ग्लूकोज, एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है, तो इससे बन रहा है माल्टोज। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स रिएक्शन करके किसका निर्माण कर रही हैं? डाइसैकेराइड्स का, यानी माल्टोज का। जब ये माल्टोज का निर्माण कर रहे हैं तो जब इसको हम ये जो ग्लूकोज और ग्लूकोज यहाँ पर 1,4 जो कार्बन है, इसका 4 और इसका 1, यहाँ से H और यहाँ से OH यानी H2 और रिमूव, एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। वाटर का एलिमिनेशन होने से यहाँ पर माल्टोज बन जाता है। और अभी हमने बात की थी, यहाँ लिंकेज कौन सा हो रहा है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1 है और 4 है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, जो जनरली जर्मिनेटेड सीरियल्स हैं और जो माल्ट युक्त पदार्थ हैं उनसे प्राप्त होते हैं, और स्टार्च के पार्शियल जो ब्रेकडाउन के कारण से ये प्राप्त होते हैं। ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज, अभी आप देख रहे हो, आप 2 ग्लूकोज से अणुओं के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा और जुड़ने से बनते हैं। इसमें एक शुगर श्रृंखला में होता है, तो इसका एल्डिहाइड समूह मुक्त होता है। इस कारण से ये फेलिंग सॉल्यूशन में या वेंडिक्ट विलियन को रिड्यूस कर देते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। यानी इनका एक जो होगा इसका फ्री होगा एल्डिहाइड, और इसके कारण से ये क्या कहलाते हैं? ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कौन से प्रकार का है? कौन से प्रकार का बॉन्ड बनता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या है? इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, इनमें एक शुगर श्रृंखला के रूप में होती है, इसका एल्डिहाइड समूह मुक्त रहता है, ये देखो, ठीक है। ये जल में विलय होती है, क्रिस्टलाइन होती है और डेक्स्ट्रो रोटरी इफेक्ट दर्शाती है और म्यूटा रोटेशन भी दर्शाती है। और शुगर सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख देने से इसका जो रोटेशन एंगल जो है चेंज हो जाता है, और जब इस पे माल्टेज एंजाइम का रिएक्शन होगी तो 2 ग्लूकोज अणु में ये टूट जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज ये दूध में पाई जाती है, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनती है, और अतः प्लांट्स में ये नहीं पाई जाती है। ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज, अब देखो यहाँ चेंज है, ये ऊपर है ये नीचे, इस तरह से बॉन्डिंग इन्होंने बनाई है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा नहीं है, बीटा 1,4 चेंज हो गया। ये अगर ऐसे होता तो अल्फा कहलाता। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है और सबसे कम मीठी होती है और कम घुलनशील होती है। और जब लैक्टेज यहाँ एलिमिनेशन होते हैं, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बन गई है और इसमें वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, और इसके ऊपर लैक्टेज एंजाइम क्रिया करता है इसके ऊपर, और वापिस ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। और लैक्टोज डेक्स्ट्रो रोटरी रोटेशन प्रदर्शित करते हैं। ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप है, फ्री है, और ये वेंडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा टेस्ट देती हैं और ये म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है, इसके अंदर क्या होता है? ये देखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, सुक्रोज, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही इसमें काम में आता है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं। और डाइसैकेराइड, जिसमें ग्लूकोज के पहले कार्बन के ऊपर CHO और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, पहला और दूसरा के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाता है। कोई भी कार्बोनिल समूह मुक्त नहीं है। यहाँ पर कार्बोनिल समूह कोई भी मुक्त नहीं होने के कारण से ये जो मेटेलिक आयंस जो होते हैं उनका अपचयन नहीं कर पाती है, इसलिए इसके अंदर ये क्या कहलाती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, और फेलिंग और बेंडेक्ट रिएक्शन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, और इसकी जो
वो है इसकी जो डेक्स्ट्रोरोटरी शुगर है और उसके जब ब्रेकडाउन होता है सुक्रेज एंजाइम द्वारा तो पुनः ये ग्लूकोज और किसका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन कर देती है। उधर माल्टोज के अंदर हम देख रहे थे, माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज थे, लेकिन यहाँ सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं और यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप मुक्त नहीं है, इसलिए ये क्या करती हैं, किसी भी मेटेलिक आयन का रिडक्शन नहीं कर सकती, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम इसको कह देते हैं। फिर है यहाँ पर इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं, यानी जब रिड्यूसिंग शुगर की और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जब बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड शुगर में उपस्थित एल्डिहाइड एवं कीटो समूह में पाए जाने वाले मुक्त कार्बोनिल समूह के कारण से ये शर्करा विलयन में धात्विक आयनों को अपचयन नहीं कर पाती, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग, इस प्रकार की शर्कराओं को अपचयित कर देती हैं, तब तो रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। और सभी मोनोसैकेराइड अपचायी शुगर होती हैं या रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। कुछ डाइसैकेराइड में भी मुक्त कार्बोनिल समूह होता है और अतः वे अपचयन की क्षमता रखती है और अपचायी यानी रिड्यूसिंग शुगर होती है, जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज। अनेक ओलिगोसैकेराइड्स एवं कार्बोहाइड्रेट में मुक्त कार्बोनिल समूह नहीं होता अथवा धात्विक आयनों को रिड्यूस करने की क्षमता उनमें नहीं होती, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा डाइसैकेराइड यानी कौन, सुक्रोज, जिसमें मुक्त कार्बोनिल समूह नहीं होता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं किसका, स्टार्च का, जिसमें स्टार्च के अंदर क्या होता है, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो इनके अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसमें हम क्या देख रहे हैं, स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जब शुगर का फॉर्मेशन होता है तो स्टार्च में जब एक्स्ट्रा शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिजर्व फूड स्टार्च में। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज से बनने वाला है और इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 2 होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड से बनता है ये। और अमाइलेज जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है पॉलीसैकेराइड, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होती है। इनका रेशियो जो होता है अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है। अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% और अमाइलेज 15 to 20% होता है। जो वैक्सी मेज जो है उसमें 100% अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 14, ये देखो 14 और अल्फा 16 दोनों प्रकार के बॉन्ड होते हैं। 16 सीधी श्रृंखला में अल्फा 14 और ब्रांच में 16 दोनों प्रकार की बॉन्डिंग होती है। स्टार्च बहुत सारे जैसे ऑर्गन्स जैसे रूट, स्टेम, सीड, जो अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं वो स्टार्च ग्रेन्स के रूप में पाई जाती है और ये इसके आकृति बहुभुजी होती है। देखो स्टार्च मॉलिक्यूल ग्लूकोज यूनिट्स कैसे इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो स्टार्च के अंदर अमाइलोज होता है उसके कारण से आयोडीन के साथ नीला कलर देती है और अमाइलोपेक्टिन आयोडीन से क्रिया करके लाल बैंगनी रंग देता है। और स्टार्च के एंजाइम और अम्ल के द्वारा अपघटन से डेक्स्ट्रीन प्राप्त होती है और अंत में ग्लूकोज प्राप्त होता है। डेक्स्ट्रीन और ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो अमाइलोज जो होता है वो तो क्या होता है, अनब्रांच्ड, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है। अमाइलोज में 1,4 ग्लिकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 के साथ साथ 1,6 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ग्लाइकोजन की जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोजन एनिमल टिश्यू में, एनिमल की सेल्स में रिजर्व मटेरियल होता है, जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च होता है और यह एनिमल स्टार्च भी कहलाता है ग्लाइकोजन। और ये जनरली
जो पेशी ऊतक होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। और अमाइलोपेक्टिन के समान ही ये ब्रांच्ड होता है, किंतु इसकी श्रृंखलाओं की लंबाई कम होती है, कम लंबा होता है। और इनमें लगभग 12 अल्फा डी ग्लूकोज अणु और अल्फा 1,4 बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, किंतु शाखन बिंदु पर ये बॉन्डिंग जो होती है अल्फा 1,6 बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर में सोल्यूबल होते हैं, आयोडीन के साथ नीला लाल रंग देते हैं। और जब इनका अपघटन होता है किसी एसिड के साथ तो ग्लूकोज अणु में टूट जाते हैं। और उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, और ये प्लांट सेल का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। और ये निष्क्रिय होता है, ठोस पदार्थ होता है और जल में अविलयशील होता है। और सेलुलोज में भी क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के जुड़ने से बनती हैं। और इसमें लगभग 1500 से 2700 अणु मिलकर तंतुनुमी लंबी ब्रेथ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज के अपघटन से फिर ग्लूकोज बनता है। पूर्ण अपघटन हो जाए तो 95% ग्लूकोज बनता है। सेलुलोज के अपघटन में एंजाइम कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। और जंतु में जो मात्र रोमिनेंट में ही सेलुलोज का अपघटन हो सकता है। रोमिनेंट जो होता है उसका आमाशय, उसके अंदर हेमीसेलुलोज सेलुलोज के समान ही होता है, जो जाइलोन और ग्लूकोमेन के से बनता है 1,4 बॉन्ड के द्वारा। और पेक्टिन जो है मिडल लेमिला के अंदर पाया जाता है। ये बीटा डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड और कुछ मात्रा में जाइलोन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। काइटिन जो कि फंगल सेल वॉल के अंदर पाई जाती है, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में पाई जाती है। और ये एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसेमीन से बनता है और उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है बीटा 1,4 बॉन्ड्स के द्वारा। इसी प्रकार से ग्लूकोसेमिनोग्लाइकिन है, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स अभी हमने इससे पहले देखा था। ग्लाइकोप्रोटीन, कुछ एनिमल में, प्लांट में अनेक पॉलीसेकेराइड्स और जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं प्रोटीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कंजुगेटेड स्टेट में पाए जाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, जब प्रोटीन के साथ जुड़ा होता रहेगा कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा 1 से 30% हो सकती है। और जैसे मानव एंटीबॉडीज जो हैं उसमें IgM, IgE, इनमें एस्पार्जिन अमीनो एसिड्स का अमाइड समूह कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड के मेनोज के साथ जुड़ा रहता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। इसी प्रकार से एसिटाइल ग्लूकोसेमिन के अतिरिक्त जाइलोज, ग्लैक्टोज, शर्करा भी प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाती है। कोलेजन है, जैसे प्रोटियोग्लाइकेन हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। इसी प्रकार से ग्लाइकोलिपिड्स, तो प्रोटीन के अतिरिक्त जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें गैंग्लियोसाइड्स हैं, सीरेमाइड्स हैं जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर अनेक न्यूरामिक एसिड्स, एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड के अणु होते हैं जो शुगर मॉलिक्यूल्स से संलग्न होते हैं। और इसी प्रकार से जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में हम क्या देखते हैं जांच में कि जब हम रिड्यूसिंग शुगर के लिए टेस्ट करते हैं तो हम फेलिंग सॉल्यूशन काम में लेते हैं। और जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए करते हैं तो इसका हम थोड़ा इससे लंबा प्रोसीजर इसमें अपनाते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए जब हम करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फेलिंग सॉल्यूशन हम डाल देते हैं, तो उससे बनता है ग्लूकोनिक एसिड प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण से रेड कलर का जो अक्षेप बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी प्रकार से बेंडिक सॉल्यूशन हम लेते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर जैसे हमने डाला बेंडिक सॉल्यूशन डालते ही किसका Cu2O का अक्षेप बन जाता है। और वो अक्षेप देखकर ही हम पता लगा लेते हैं, पीले लाल या हरे रंग का अक्षेप बनता है, तो उससे पता चल जाता है रिड्यूसिंग शुगर है, शुगर का
नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है तो उसको हम सबसे पहले उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 5 जो ड्रॉप्स होते हैं 5 मिनट्स के लिए उसमें डालते हैं, और उसके उबालने के पश्चात इसमें फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालते हैं। फिर उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है शुगर का, उसके बाद इसमें फेलिंग टेस्ट देता है। इसी प्रकार से मोलिस टेस्ट भी हो सकता है, आयोडीन टेस्ट भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट हम टेस्ट करके हम पता लगा लेते हैं कि इसमें फलाना जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर है। तो ये इस तरह से हमने पढ़ा डाइसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर हम मेन रूप से हम किसके बारे में बात किया हमने, सुक्रोज जो कि डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। याद करने वाली चीज़ है लैक्टोज डाइसेकेराइड ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, माल्टोज डाइसेकेराइड है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी प्रकार से रेफिनोज है वो ट्राइसेकेराइड है। ट्राइसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों काम में आते हैं। रेफिनोज के अंदर, स्टेकियोज के अंदर टेट्रासेकेराइड है जिसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। इसी प्रकार से ग्लूकोज वापस, इसी प्रकार से वेर्बिस्कोज ये पेंटासेकेराइड्स है, 5 सेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा और किस तरह से इनका टेस्ट किया जाता है, क्या क्या रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं, और ये किस प्रकार से ये इनके अंदर हेमिएसिटल बनता है, बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से पायरेज फॉर्म होती है, पायरेनोस जिसको बोल सकते हैं, पायरेन फॉर्म, फ्यूरेन या फ्यूरेनोज जिसको बोलते हैं। तो हावर्थ ने क्या दिया था, हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो थैंक यू।